हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 21 जनवरी 2022 का होगा। आप मुझे अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं सारे क्लासेस के, और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पे इसके पहले के मतलब 2011 से लेके 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, आप वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो और भी मजबूत हो जाएगी। तो अगला आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों से प्रभावित होता है। एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। विकास के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जितने भी डायमेंशन होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। विकास पूरी तरीके से संख्यात्मक है, इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है, तो ये भी गलत है। विकास जो है वो संख्यात्मक नहीं है, बल्कि ये गुणात्मक होता है और इसका बस पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ना कि सटीक रूप से माप सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होगा कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग के बाहरी केंद्र भाग से जो है वो केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, मतलब कि प्रॉक्सिमो डिस्टल की यहाँ पे बात कर रहा है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डेवलपमेंट जो है वो होता है। तो ये भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों से ही बच्चों का भाषा का विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में केवल मूक श्रवण को प्रभाविता दी जाती है, बिल्कुल गलत है। इसमें अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करता है, ये बिल्कुल सही है कि एक जो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है वहाँ पे जो अधिगमकर्ता होते हैं उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान किया जाता है। अंक उन्मुख होता है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, ये भी गलत है। ये अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। सजा टालने के लिए नियम का पालन करना किस चरण को दर्शाएगा। प्रथा पूर्व, प्री कन्वेंशनल हो गया। प्रथा पूर्व का मतलब क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक तो इनका है नहीं, ये तो पियाजे का है। प्रथागत का चरण का मतलब कन्वेंशनल, उत्तर प्रथागत चरण का मतलब पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे सजा टालने के लिए नियम का पालन करना हमें चाहिए, तो ये क्या है, प्रथा पूर्व हो गया। ये क्या होगा, प्रथा पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रथा पूर्व। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रथा पूर्व अवस्था, ये किस लेवल 1 के स्टेज 1 की बात कर रहा है, जहाँ पे आज्ञाकारिता और दंड वाली अवस्था जो है वो उसकी बात कर रहा है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें मार नहीं पड़ेगी। सजा को मतलब टालने के लिए हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है कि अधिगम की प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिनमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। जो अपसारी चिंतन को अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे संकल्प का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर नहीं होता। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो होता है वो क्या होता है, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्राथमिकता दे, ये बात ठीक है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व देता है, ये भी बात ठीक है। जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता
प्रतिद्वंदिता को पैदा करे बच्चों के अंदर, तो ये भी जो है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। लेकिन अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो इससे भी ज़्यादा बेटर क्या है, ये वाला होगा। वैसे तो ऑप्शन बी भी अपने आप में जरा सा भी गलत नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो जरा सा भी गलत नहीं है। और इन्होंने मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन ही गलत, मतलब हिंदी में इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे इंग्लिश में इन्होंने लिखा है कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर दी है, और हिंदी में अपसारी चिंतन की बात इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिंदी के टाइप से, अगर हिंदी के साइड से जाएंगे तो 2 और 3 दोनों ही सही है, लेकिन माना तो इंग्लिश वाले को जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बीच में और रिलेशन को फाइंड करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच में संबंध खोजने को महत्व दे, तो अध्यापिका को इन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे अपसारी नहीं होगा, अभिसारी होगा, क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आंसर के अकॉर्डिंग भी। और अगला क्या है, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को की व्याख्या करता है, नहीं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है, बिल्कुल ठीक, ये सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूपण के प्रभाव को, बिल्कुल भी नहीं। ये संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के जो कल्चरल टूल्स होते हैं उसके योगदान की बात करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और आज का अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट पर वार्तालाप करने के दौरान यह अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किससे जुड़ी हुई है, तो अध्यापक की जो यह क्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप से जुड़ी हुई है, जेंडर बायस्डनेस से जुड़ी हुई है। धमकी तो नहीं है ये, लेकिन प्रासंगिकता और सशक्तता भी नहीं है, ये जेंडर बायस्ड क्वेश्चन चीज़ें हैं, हो रही हैं, जेंडर का पक्षपात यहाँ पे किया जा रहा है, और ये हमको अपने डेली लाइफ में हर दिन देखने के लिए, हमेशा ही देखने के लिए मिलता है। और अगला है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को महत्व देती है, बिल्कुल भी नहीं, सब्जेक्टिव को करती है वो। और ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया पर, ये बात ठीक है, किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को बाल केंद्रित में ऐसा नहीं होता, शिक्षक केंद्रित में ऐसा होता है। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, तो ये भी जो है वो गलत होगा, यहाँ पे बी सही होगा कि ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को अध्यापिका जो है वो महत्व देती है। और अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, तो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण जो है वो कौन सा है, निकटस्थ परिवार में हमारे भाई बहन, माता पिता और भी बहुत सारे लोग, दादा दादी, जितने भी सारे लोग होते हैं वो परिवार के जो लोग होते हैं वो समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी, ये सब द्वितीयक में आएंगे, प्राथमिक में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण के अनुरूप है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 साल तक की अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो सेंसरी मोटर होती है स्टेज। 2 से 7 साल जो है वो प्री ऑपरेशनल होता है, 7 से 11 जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, और 11 वर्ष से जो ऊपर होता है वो लास्ट वाला अमूर्त, जो लास्ट वाला स्टेज होता है उसको क्या बोलेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अगला है कि आप एक अध्यापक हैं जो यह विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। बच्चे जो है अलग अलग गति से और अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, तो क्या एक समान तरीका यूज़ कर देंगे, बिल्कुल गलत है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो अलग अलग तरीके से हम उनका मूल्यांकन भी करेंगे। बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, ये भी गलत है।
अलग आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। अगर क्लासरूम में डाइवर्स लर्नर है तो हमें अलग अलग आकलन के तरीकों का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। पाठ प्रदान करना मतलब स्कैफोल्डिंग प्रदान करने की सबसे प्रभावशाली तकनीक कौन सी है। समस्या के समाधान के लिए स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना ही नहीं है हमें, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप भी नहीं होगा, हमें थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करना पड़ता है। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे समय संकेत और इशारे देना, उस समय बच्चों को संकेत और इशारे देना, ये क्या होता है, ये स्कैफोल्डिंग होती है, छोटे छोटे फॉर्म में टेम्परेरी हेल्प बच्चों को प्रदान करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परिणामों द्वारा ही मापा जा सकता है, गलत। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नता में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत, क्योंकि बुद्धिमत्ता में आनुवंशिकता की भी भूमिका होती है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, जरूरी नहीं है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, जो बहुत ही बेटर होगा कि विद्यालय में बेस्ट जो ना कर पाए जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट नहीं है, वो किसी और सेक्टर में बेस्ट हो सकता है। वो हो सकता है एकेडमिक्स में बेस्ट ना हो सकता है वो डांसिंग में हो सकता है सिंगिंग में हो सकता है किसी अदर एक्टिविटी में हो। तो जरूरी नहीं है कि जो विद्यालय में श्रेष्ठ प्रदर्शन करे वही बुद्धिमान है। अगला क्वेश्चन है कि एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। एक घोड़े को देखती है और कहती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यह प्रतिक्रिया जो है वो किसका उदाहरण है। तो ये आत्मसातीकरण या समावेशन का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। एसिमिलेशन का उदाहरण है कि बच्ची ने ज्ञान को ऐड तो किया कि मतलब कि कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं, घोड़े के भी 4 पैर होते हैं, उसका भी उसने कुत्ते को छोटा देखा उसको बड़ा देखा, मतलब उसने ज्ञान का तो समावेश किया कि कुत्ते के 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं, ये छोटा कुत्ता हो गया ये बड़ा कुत्ता हो गया। लेकिन उसने उसका क्या किया, समावेश तो कर लिया, एसिमिलेशन तो कर लिया अपने ज्ञान में कुत्ते के कॉन्सेप्ट को, लेकिन वो क्या हुआ, समायोजन नहीं किया उसने। समायोजन मतलब कि उसको चेंज नहीं किया अपने स्कीमा को उसके अकॉर्डिंग। किसी ने उसको ये नहीं बताया कि घोड़े में घोड़ा अलग होता है कुत्ता अलग होता है, तो मतलब सिर्फ उसने ज्ञान को ऐड किया, उसका समावेश नहीं किया। तो ज्ञान को ऐड करना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण या समावेशन। इससे आप इसके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर जहाँ पे ऐड करना लिखा हो, जोड़ना लिखा हो, वो आत्मसातीकरण या समावेशन होता है। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट लिखा हो, मॉडिफिकेशन लिखा हो, परिवर्तन लिखा हो, बदलाव लिखा हो, वो सब क्या होता है, समायोजन, एकोमोडेशन होता है वो। अगला है भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। भाषा और विचार पर वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, संज्ञान और भाषा में कोई संबंध नहीं होता है और संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होती है। तो भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को संदर्भित निर्देशित करती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको लिख कर रखिए कि भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी आ सकता है, या फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो देखेंगे, हो सकता है आया ही हुआ हो। अगला है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बात ठीक है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पे लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस, दोहराव से, केवल अनुकरण के द्वारा नहीं। यहाँ पे अन्वेषण को प्रोत्साहित करके सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। गुणज वैकल्य का मतलब है डिसकैलकुलिया, जिसको मैथमेटिकल डिसऑर्डर है।
तो वो क्या होगा, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनाई महसूस करेगा। तो क्या होगा, ये गणितीय अधिगम में कठिनाई जो है वो महसूस करेगा। अगला क्या है कि आरटी 2009 से ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, खंड 12 वाला। ठीक, ये पिछली बार खंड 12 करके पूछा हुआ था, इस बार अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन आरटी 2009 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो आरटी 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरीके से शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भेदात्मक और अलगाववाद तो बिल्कुल भी नहीं होता, समानता भी नहीं होता, बल्कि साम्यता आधारित होता है। साम्यता पर आधारित का मतलब है जिसको ज़रूरत है उसको ऊपर उठाने की कोशिश किया जाए, सभी को नहीं। जो ऊपर हैं उनको हम और ऊपर नहीं उठाएंगे, लेकिन जो नीचे हैं उनको हम ऊपर उठा सकते हैं। तो साम्यता पर आधारित होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में नहीं, बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। बहुल रूप में मतलब कि मल्टीपल फॉर्म में हमें प्रस्तुत करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि शब्द में भी हो सकता है, दृश्य में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है, सब रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब सब चीज़ों को मिला के प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, अलगाव शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा को अपनाया गया है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है, तो समावेशी शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो, अधिगम प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया होती है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अप्रासंगिक नहीं होती, गलतियां जो होती हैं वो अप्रासंगिक नहीं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, ठीक है, गलत तो ये आंसर नहीं होगा। त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, यही गलत आंसर होगा। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, बात ठीक है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अधिगम चक्रीय रूप में होता है, अनुरेखीय रूप में नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं होता अधिगम जो है वो साइकिल के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर होगा कि जो गलतियाँ भी अधिगम का एक भाग होती है, ना कि वो अप्रासंगिक होती हैं। अगला है कि बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। बच्चे को बार बार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। बच्चे अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह अधिगम के योग्य नहीं है किस संभावना को बल देगा। बच्चा जो है वो निष्प्रेरित हो जाएगा, यही ठीक होगा। अधिगम में तेजी नहीं आएगी, अभिप्रेरित भी नहीं होगा, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि वो डिस्करेज हो जाएगा। बच्चा जो है वो क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न, मतलब कि सीखने के लिए बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा अगर हम बार बार उसको कहते रहेंगे कि ये बच्चा सीखने के योग्य नहीं है। तो अगला क्या है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। उपकरणों या सामग्रियों के परस्पर इस्तेमाल पर ध्यान देकर बढ़ा सकते हैं इसे। समस्याओं को मानक रूप में प्रस्तुत करके बढ़ा सकते हैं। समाधान के वैकल्पिक तरीकों को मानकर बढ़ा सकते हैं, याद करके बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तीसरा ऑप्शन कि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर हम समस्या का समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं। 24 नंबर वाला क्वेश्चन कि प्राथमिक कक्षा में संकल्प अध्यापन हेतु विकल्प को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। संकल्प मतलब संकल्पना अध्यापन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए
विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है? संकेत, चित्र और मूर्त सामग्री। चित्र, संकेत और मूर्त सामग्री। सर्वाधिक क्रम सबसे पहले कौन सा क्रम दिया जाए? तो संकेत तो बाद में ही आएगा। सबसे पहले मूर्त सामग्री होगी, फिर चित्र होगा, फिर संकेत होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमेशा हमें याद रखना है कि सबसे पहले मूर्त सामग्री, कॉन्क्रीट चीज़ों को प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके बाद हम उसे चित्र, फिगर दिखा सकते हैं, उसके बाद हम उसके लिए संकेत का प्रयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर वाला कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता, अभिमुखी, अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणता, अभिमुखी, अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर देता है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? प्रदर्शन उन्मुख होना चाहिए, स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक होना चाहिए, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, या फिर सहकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए? तो आपको समझ में ही आ रहा है कि सहकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव होना चाहिए। मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग जो कि समझने पर जोर दे रही हो, उसमें क्या होता है कि जो लर्निंग, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए और कोलैबोरेटिव होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के साथ लोग सहयोग कर सके और एक दूसरे के साथ लोग काम कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य होती हैं, बिल्कुल गलत है। अगला है कि अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसमें अधिगमकर्ता की संलग्नता की जरूरत ही नहीं होती, ये भी गलत है। भावों पर अधिगम की प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत है। अगला है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता की सक्रिया की संलग्नता मतलब उनके एंगेजमेंट की, सक्रिय संलग्नता का मतलब यह है कि उनकी एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत हमें होती है। एक बार फिर से, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता जो भी लर्नर हैं उनके एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्या है? उनकी एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक होगा अधिगम के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्ता पर जोर देता है। सामाजिक संरचनात्मक विचार जो है वो अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्ता पर जोर देता है, पुरस्कार दंड पे तो नहीं और आनुवंशिकता पर भी नहीं। अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम मतलब कि ऐसा पेडागॉजी जो कभी बदल ही नहीं सकता, एक फिक्स्ड तरीका ही है, तो ये भी नहीं होगा। पारस्परिक क्रियाओं की महत्ता पर जोर देता है, यहाँ पे ये फेल होगा, ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगला है, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा का स्रोत सही रूप से मिला युग्म है? आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा है। आत्म परितोषण का मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो ये सेल्फ फुलफिलमेंट जो होता है वो बाहरी अभिप्रेरणा नहीं होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जिज्ञासा एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये सही है। नगद पुरस्कार बाहरी अभिप्रेरणा होती है, रुचि जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो जो जिज्ञासा होता है, जो बच्चा क्यूरियस होता है, वो मतलब कि इंटरनली मोटिवेटेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है ये। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत ही है। और जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों के संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापक की व्याख्यान विधि पर सीमित होना चाहिए, नहीं, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब यही है कि जो प्रस्तुत कर रहे हैं और जो उनका पूर्व ज्ञान है, दोनों को कनेक्ट करके हमें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। सामाजिक संदर्भ प्रभावित करता है, सही है। संवेग भी प्रभावित करता है और शिक्षा शास्त्रीय उपागम मतलब कि पेडागॉजी अप्रोचेस भी प्रभावित करती हैं। तो चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आज भी हमने 30 क्वेश्चन जो है वो सीडीपी के कर लिए हैं और जनवरी में जितने भी 2022 में पेपर हुए हैं वो भी उसका सीडीपी वाला पोर्शन भी पूरा खत्म हो चुका है। अब आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मैं मैथ पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी भी समाप्त